हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल काउंसिल बाय आरडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है इस वीडियो में ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो समझते हैं जरा किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि इस तरीके से जरा ध्यान दीजिए। टोटल 33 क्वेश्चन है और इस 33 क्वेश्चन में जो सेक्शन ए है हमारे पास, उस सेक्शन ए में जो है टोटल 16 एमसीक्यू है, जो कि 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी जो है वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करने वाला है। सेक्शन डी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी होता है, और केस स्टडी जैसा कि पता होना चाहिए, इस सारे जो है केस को आपको स्टडी करना पड़ेगा और काफी अच्छे से, जो कि 4 मार्क्स का कैरी करता है, जो कि पिछली बार 5 मार्क्स का कैरी कर रहा था। और सेक्शन ई जो है अपने पास, जो कि इसमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का कैरी करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि जो लास्ट के जो केस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं या सेक्शन ई होते हैं, ये थोड़ा सा जेई मेंस की जो है कैटेगरी में आते हैं, तो इनको अच्छे से करना होता है। बाकी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के बाहर एक भी जरा सा क्वेश्चन जो है रत्ती भर बाहर नहीं आना है, और इंपॉर्टेंट बात एक सारे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक ऑप्शन के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता क्या है। सबसे पहले कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है, ये होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं इसको, कंडक्टिविटी को लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के बराबर जो होता है बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है k × 1000 बाई मोलैरिटी। ये बेसिकली फार्मूला है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसका फार्मूला कंडक्टिविटी × 1000 बाई मोलैरिटी होता है। अब कंडक्टिविटी होती है वो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब सिंपल सी बात है, आप पानी ऐड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो पर ml के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे आप सॉल्यूशन को, कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन, हम लोग 4 ऑप्शन दिए, जरा ध्यान देना होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया 0.01 मोलर HCl, फिर उसके बाद दूसरा दे रखा 0.1 मोलर HCl, फिर तीसरा दे रखा 0.01 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन, और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा आपने को दे रखा 0.1 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन। तो अब दो ऑप्शन इसमें इस तरीके से दे रखे हैं, सेम। तो हम आपको बता दें कि जो कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि आखिर कितने आयंस जो है कैरी करेगा, कौन बहुत अच्छे से जो है आयंस इसमें जो है मूव करने के लिए फ्री है ना। जो आयंस मूव करने के लिए फ्री होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होंगे, वीक में नहीं होंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि हमारा जो आंसर है वो ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास CH3COOH जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी वीक होगी। तो इसका मतलब आंसर जो होने वाला है इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे बेसिकली, और 0.01 मोलर दे रखा है, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कम है। जरा ध्यान दीजिए आप, है ना, मोलैरिटी जिसकी ज्यादा होती है ना, कंडक्टिविटी वहीं पे ज्यादा हो जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला जो है मोलर कंडक्टिविटी = k × 1000 बाई मोलैरिटी है। अभी मोलैरिटी अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि मोलैरिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब नो डाउट कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। तो सिंपल सा आंसर है इसका जो है 0.1 मोलर HCl जो है इसका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 मोलर HCl इज द राइट आंसर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरी बात ये कि मोलैरिटी इससे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इस तरीके से रिएक्शन दे रखी है A+B और डाइल्यूट एलिमिनेशन, और ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होके आया है, और इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि A और B क्या होने वाला है। अब ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को हम लोग एक एक करके ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद अपना आंसर करना है। एलिमिनेशन मेथड इसमें भी यूज करेंगे। सबसे पहली बात हम आप लोगों को बता दें कि ये अपने आप में एक जो है एल्डोल जो है कंडेंसेशन है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में ही हम लोग डाइल्यूट एलिमेंट्स लेते हैं, और एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हमारे पास हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमको दे रखा है कि 1 फिनाइल इथेनॉल, और फिर उसके बाद दे रखा है एस्टोफिनॉल। एक बात तो क्लियर है कि दोनों में जो है बेंजीन आ रही है, तो इसका मतलब दोनों बेंजीन वाले ऑप्शन होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग को सेकंड नंबर में फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बेंजोफिनोन है, और उसके बाद जो है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। कुछ फॉर्मूले के बारे में बता दें, जैसे 1 फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन मैं जो है रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो 1 फिनाइल जो इथेनॉल है वो हमारे पास होने वाला है इस तरीके से। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है CH3CHO होता है ना। बेसिक चीज ये है कि हम लोग को फॉर्मूला पूरा नहीं पता है, तो हम लोग को इथेनॉल तो पता होना चाहिए कि CH3CHO को इथेनॉल बोलते हैं। अब फिनाइल बोला है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके साथ बेंजीन लग गया होगा,
तो ये हमारे पास जो है 1 फिनाइल इथेनॉल हो गया, ये 1 फिनाइल इथेनॉल हो गया। और एस्टोफिनोल का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है ना। एस्टोफिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, बेंजीन के ऊपर CuCH3 है ना, ये हमारे पास एसिटोफिनोल है। अब ये दोनों ऑप्शन होंगे क्या, जरा एक बार ध्यान समझते हैं इस तरीके से, क्या ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 फिनाइल इथेनॉल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये चीज हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप वो सभी होते हैं जिसमें C+O ग्रुप आता है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है अगर वो sp3 है, ठीक है, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन तभी कहलाएगा या अल्फा कार्बन तभी कहलाएगा जब उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और अब होता क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से उसको CH सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, और ये हमारे पास कार्बन ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बेसिकली इसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, इसके ऊपर माइनस होगा। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास कार्बन ग्रुप है और ये हमारे पास माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो O है वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और पार्शियल पॉजिटिव करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है ये बिहेव करने वाला है ना। जो हमारे पास माइनस जो CH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल कैरी करेगा और ये इसके पास जाएगा फाइंड ऑफ। अच्छा, जब भी कोई माइनस चार्ज से जो है या लोन पेयर जो है जाता है या माइनस चार्ज जाता है तो हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नेक्स्ट जो है पार्ट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये इस तरीके से अटैच होगा तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जरूर कैरी करेगा। अगर CH3 ग्रुप कैरी करेगा तो हमारे पास ये ऑप्शन किसी हालत में नहीं आने वाला, इसका मतलब कंफर्म है कि ये नहीं बनेगा। तो हम बना दे रहे हैं कि बनेगा क्या, एक्चुअली कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आएगा। देखिए ये हमारे पास C सिंगल बॉन्ड जो है O माइनस हो जाएगा है ना, और O माइनस हो जाएगा और यहाँ से H प्लस हो जाएगा है ना, O माइनस होगा H प्लस हो जाएगा तो OH हो जाएगा। अच्छा CH3 देखिए, CH3 आप लगा हुआ है तो CH3 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये जो पूरा ग्रुप है ये इसके साथ पूरा अटैच होने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्लस चार्ज रखे और ये पूरा माइनस रखे, तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ अटैच करने वाले हैं पूरा ग्रुप CH है ना। और इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके CHO ग्रुप भी है ना, तो CHO ग्रुप भी है, तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन हो जाएगी। अच्छा अभी हमारे पास वैलेंसी कमी है, तो वैलेंसी कमी है तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा जो कि बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा है ना, अजीब सा कंपाउंड बन के आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला इसलिए नहीं, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड है। तीसरा ऑप्शन की तरफ पढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारे पास बेंजोइलहाइड है और फिर हमारे पास एस्टोफिनोल है। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको मेरा करना होगा। तो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे, जरा एक बार ध्यान देते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है बेंजोइलहाइड। अच्छा बेंजोइलहाइड फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइलहाइड फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CHO है ना, ये बेंजोइलहाइड का फॉर्मूला होता है। और एस्टोफिनोल की अगर बात करें तो एस्टोफिनोल हमारे पास ये होता है, एस्टोफिनोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर अगर COCH3 ग्रुप है तो ये हमारे पास एस्टोफिनोल होगा। अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, क्या नहीं, ये आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए होगा क्या, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के पास देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा हाइड्रोजन तभी होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन, लेकिन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे sp3 है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे पास कार्बन ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की बात तो sp3 है। देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ से और एक सिंगल बॉन्ड है, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन होगा, यानी इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, और आराम से जो है हम लोग इस माइनस को इसके साथ कैरी करा सकते हैं, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ से H हो जाएगा ना, ये हम लोगों ने, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा किस तरीके से अटैचमेंट होगा। देखिए ये जो O माइनस है इसके साथ H जुड़ जाएगा यानी OH हो जाएगा, और ये वाला जो H लगा हुआ है ये यहाँ पे हमने H इस तरीके से लिख दिया है ना, ये H यहाँ पे लिख दिया और OH ऊपर हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज साथ ये पूरा जो है कंपाउंड जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड अपना CH2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, और है ना ये हमारे पास बेंजीन हो जाएगी ना, CH2 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, ये बेंजीन हो जाएगी। एक मिनट, ये हमारे पास C+O ग्रुप भी है, और यहाँ से क्या हो जाएगा अब जाके बेंजीन, ठीक है। CH2 हो गया हमारे पास जो कि इसके साथ अटैच हो चुका है, फिर C+O ग्रुप हो गया, और फिर ये हमारे पास बेंजीन हो गया। अब अभी क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है इससे हमको H निकालना होगा और इससे हमारे पास OH निकालना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराने का मतलब यहाँ ये है कि इससे H निकाल दें और इससे OH निकाल दें, यानी इक्वल मिला के पानी निकाल दें, है ना। पानी अक्सर निकाला जाता है केमिस्ट्री में बहुत पानी निकलता है। तो यहाँ पे क्या है कि H और OH जैसे बात करें तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ से ये जो है आप देख पा रहे हैं साफ साफ, ये जब बॉन्ड बनेंगे, ये जब टूटेंगे तो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम कंपाउंड जो बन के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है सी ऑप्शन इसका होगा। हालांकि इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने का पीछे के रीजन ये है कि हमारे डाउट भी क्लियर होने चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम लोग एल्डिहाइड कंडेंसेशन और जो भी नेमिंग रिएक्शन है उनको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द विटामिन्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी आर। तो कौन से विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विटामिन बी और सी हैं ये स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, है ना। विटामिन बी और विटामिन सी की अगर बात करें तो ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। इनको हम लोग जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, है ना। दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होने वाले है नहीं। तो कौन से हैं जो होते हैं, तो इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं। कीड़ा मतलब KEDA, या ADEK, जिस तरीके से आप याद कर पाए। तो ADEK जो हमारे पास विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है, यही आपको याद रखना है। तो जिस ऑप्शन में आपको ADEK दिख गया वही आंसर है। जैसा कि आपको दिख चुका है कि फोर्थ ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा ADEK, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो ADEK है ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है और ये हमारे जो है फैट सेल्यूबल विटामिन है ना। ये हमारे क्या है, फैट सेल्यूबल। ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से जो विटामिन हैं वो फैट सेल्यूबल है और कौन से विटामिन जो हमारे वाटर सोल्यूबल है। तो बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और जो ADEK वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। बस इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कीटोन A। कीटोन A का हमें IUPAC नाम बताना है और व्हिच अंडरगोस एडोफॉर्म रिएक्शन, जो कि एडोफॉर्म रिएक्शन करता है। सबसे बड़ी बात जो है हम बताने वाले हैं कि एडोफॉर्म रिएक्शन जो है जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें COCH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर हमारे पास COCH3 ग्रुप है तो ही वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, वरना और कोई नहीं देगा। एक एक्सेप्शनल केस बता दे रहे हैं एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल के पास जो है COCH3 ग्रुप नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक चीज और बताने वाले हैं, एक रिएक्शन लिख के दिखाया जो कि आइडोफॉर्म का ही है, इससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, ये रिएक्शन है जैसे कि लेट अस सपोज कि हमारे पास CH3 ग्रुप है और इसने जो है CH3 के साथ रिएक्शन करा, सॉरी CH3 तो बनाया गया है ना, Cl2 के साथ रिएक्शन करा और NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो करेगा CH3। अब ध्यान समझिएगा जरा किस तरीके से। ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, अच्छा कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर CH3 आप पकड़ लीजिए और उस CH3 को हटा के आपको ONA ग्रुप लगाना है। यानी समझने वाली बात ये कि CH3 CO ग्रुप तो रहेगा ही ये वाला, और इस CH3 को हटा के आपको क्या लगाना है, ONA लगाना है। फिर से बता दे रहे हैं कि जो भी कार्बन ग्रुप के साथ CH3 ग्रुप होता है उस CH3 को हटाना होता है और उसी लिए ONA लगाना होता है। अगर यही चीज उल्टा करना हो कि ऑलरेडी हमको ONA दे रखा है तो उस ONA को हटा के CH3 लगा देंगे, है ना। ये चीज है, CH3 हटा के ONA लगाना होता है। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा वो CH3 मिल जाएगा और बाकी NaCl और वाटर मिल जाएगा। तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मेन इंपॉर्टेंट ये कि ये दोनों जो हमारे पास बन रहा है ये क्लोरोफॉर्म है और ये हमारे पास सोडियम एसीटेट है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन उसने बोला है कि हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और इसके साथ साथ येलो PBT ऑफ CH3 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन है, CH3 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए। और हमने अभी बताया है कि ये जो ONA ग्रुप है इसको आपको हटाना होगा और इसी जगह CH3 लगाना होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यानी ये ONA हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, CH3 लगेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। CO एक ऑलरेडी था, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमने ONA हटा दिया और उसी जगह CH3 लगा दिया। अब हमको जो है ना, सॉरी ONA हटाना था ना, तो CH3 लगेगा इस तरीके से। अब इस कंपाउंड का हमें नाम बताना है, तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग जो है बता सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसको हम जो है थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। ओके, ऊपर वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे जो भी है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ओपन कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा COCH3 हो जाएगा, है ना। इस पर्टिकुलर जो है कंपाउंड का हमें IUPAC नाम जो है लिखना है।
नहीं लिखना। देखते हैं किस तरीके लिखेंगे। सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसकी मतलब वहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी होती है, मतलब जहाँ से वो पास पड़ेगा नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप जो है वो कीटोन ग्रुप है, तो नंबरिंग हमें इस पर्टिकुलर मतलब वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ से पास पड़ जाए। जैसे देखिए अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो एक दूर पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पास पड़ेगा, यानी नंबरिंग यहाँ से सेकंड नंबर पे पड़ रहा है 1 2 3 4 और 5। देखिए लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग को प्रीफिक्स का नाम लिखना होता है। प्रीफिक्स में आप देख पा रहे होंगे एक ही हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि CH3 ग्रुप है, और CH3 के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, मिथिल लिखेंगे, है ना। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, हम लोग कभी मिथाइल बोल देते हैं, कभी मिथिल बोल देते हैं, ये आपको पर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हैं। 3 मिथाइल हो जाएगा। अच्छा कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के हिसाब से क्या लिखेंगे, पेंटेन, 5 कार्बन पेंट हो गया। ओके उसके बाद जो है 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 कितना होगा, और चूंकि कार्बन ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इसके लिए हम लोग कौन लिखना होगा, तो 2 कौन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर जो है कीटोन का जो IUPAC नेम होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है, और आंसर जो आएगा वो 3 मिथाइल पेंट 3 2 हो जाएगा। हालांकि 5 जो है वो लिखा है तो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट बात है कि हमें नॉट वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो सही नहीं है वही सही है, मतलब जो नॉट करेक्ट है वही आंसर में करना है। स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इन हैलोजेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर कन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हेलोरिन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि हेलोरिन इस तरीके से, और ये यहाँ पे X टाइप का हेलोजन है, X हेलोजन है हमारे पास, और ये जो कंपाउंड है हेलोजन हमारे पास ये हेलोरिन है, और इसमें क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो कन्जुगेशन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसने बोला कि इन हेलोजेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। हां ये पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बॉन्ड, जो बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब ये तो सही है, ये सही है तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन रिपल्सिव नेचर। क्या लगता है सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट नहीं होता है, वो आयनिक होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और जो मैग्नीशियम मेटल है, तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। हालांकि इसके पीछे का एक क्राइटेरिया होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए वो 1.7 या 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि लेकिन फिर भी कुछ भी हो ये आयनिक बॉन्ड तो है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं हो सकता, और नॉन पोलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक चीज चलो मान लो सही हो जाती है लेकिन दूसरी चीज गलत हो गई। नॉन पोलर कैसे हो सकता भाई मेटल है, नॉन मेटल और मेटल के बीच में तो हमेशा पोलर नेचर होगा ना, क्योंकि एक और पार्सल नेगेटिव होगा, एक और पार्सल पॉजिटिव होगा, और प्लस से माइनस की तरफ जो है हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है नेचर कैसा वो पोलर होगा। नहीं आंसर तो पता चल गया यही होगा, लेकिन कभी भी हम लोग को आंसर देख के खुश नहीं हो जाना, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है आगे ऑप्शन पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, हालांकि बाकी जो ऑप्शन होंगे सही होंगे। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो होगी भाई दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक यूनिमोलिकुलर होती है और एक जो है बाइमोलिकुलर होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर का पार्ट है जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। और कार्बोकेटायन कहां पे होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप आपको बता दें कि रेट डिटरमाइनेट स्टेप होता है, यानी RDS होता है। RDS होता है जो है स्लो स्टेप होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। हां तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है बिल्कुल, क्योंकि प्लेनर होता है, जितने भी कंपाउंड प्लेनर होते हैं ना उन सभी का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, बिल्कुल सही है। SN1 के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, इसमें जो ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट इसमें लेते हैं, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लेना होता है। दूसरी बात ये है कि जो है ये हाइब्रिडेशन जो है इसमें, अच्छा इसमें जो डिग्री जैसे में जो कार्बोकेटायन की डिग्री होनी चाहिए 3 डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो बल्कि ग्रुप होने चाहिए, मतलब जो है एल्काइल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगे होने चाहिए, और इसमें जो है रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है रिटेंशन और इन्वर्जन, दो चीज़ें होती हैं। अगर फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है तो वो रिटेंशन होता है, और अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन होता है। और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को मिला के रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और ये दोनों रिटेंशन और इन्वर्जन जो होते हैं वो एक दूसरे के इनएंशियोमेरिक पेयर होते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा, यानी जितना एक डेस्टो रोटेटरी होता है उतना ही लिवर रोटेटरी होता है, और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि इन दोनों में से हमको बताना है। हमारे पास विनाइल क्लोराइड है, एलाइल और विनाइल दो चीजें होती हैं। अगर कोई भी हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर अटैच है डायरेक्टली तो इसको विनाइल जो है हैलाइड कहा जाता है, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे क्योंकि अभी Cl लगा हुआ है।
लेकिन अगर मान लो कि कोई भी हेलोजन जो है पर्टिकुलर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे सपोज कि अपने पास एग्जांपल है CH2 और यहाँ सिंगल CH2Cl। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है, मतलब एलाइल क्लोराइड बोल सकते हैं हम लोग उसको, क्योंकि यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है ये जिस पर्टिकुलर कार्बन से लगा है इसका हाइड्रोजन sp3 है और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है sp2 है ना। तो हेलोजन जिस कार्बन से लगा उसका हाइड्रोजन sp3 है और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन का sp2 है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है ये एक एलाइलिक जो है क्लोराइड होगा, एलाइलिक कार्बन है ना। ये जो कार्बन होगा ये एलाइलिक कार्बन होगा और ये जो पूरा कंपाउंड होगा ये एलाइलिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो इन दोनों हमको बताना है कि आखिर कौन जो है SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा, कौन SN1 फास्ट देने वाला है। देखिए लिखा है विच इज मोर, इन दोनों में से बताना है कौन मोर रिएक्टिव है। अभी ये ज्यादा SN1 फास्ट देगा, ऐसा क्या है? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि SN1 रिएक्शन वही फास्ट देता है जिसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने Cl हटाया यहाँ से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Cl के ऊपर माइनस आएगा तो बगल वाले प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ से अगर आपने Cl हटाया तो इसके ऊपर प्लस आएगा। अच्छा, प्लस आएगा तो इसका मतलब, और आगे जो है फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, और बेंजीन ग्रुप है तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है प्लस चार्ज होगा वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब सिंपल सी बात रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हो जाएगा तो इसका मतलब SN1 फॉलो करेगा। ये था इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि हमने बता दिया। आंसर तो बहुत आसानी से कर दिया था, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट इसको पढ़ा जाता है, 3D सीरीज होती है। 3D सीरीज को याद करने का तरीका होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। काफी ट्रिक्स जो है बताई जाती है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, या सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा तुमको जानू, वगैरह वगैरह इस तरीके से जो है हमारे पास ट्रिक्स होती है। वो आपका जो है कंसर्न है कि आप इस तरीके से याद करते हैं। क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बताना है किसमें होगी। देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसी की ज्यादा होती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अभी लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है जिंक, क्योंकि जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिंक पूरी तरीके से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब एक वर्ड हमने बोला है ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। बस सिंपल सी बात है कि ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेसिकली वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी है, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में हो या तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। फिलहाल के लिए हमारा ये जो फर्स्ट वाला है वो हमारा R से मैच करेगा। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारा मैग्नीज दिखाता है। मैग्नीज की जो है +2 से +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक हो सकती है। मिनिमम की अगर बात करें तो +2 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला है वो हमारा जो है Q से मैच करने वाला है। और ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए दैट डज नॉट फॉर्म कलर। एक ऐसा कंपाउंड बताइए जो कि एलिमेंट बताइए जो कि ट्रांजिशन मेटल हो लेकिन कलर शो ना करे। कलर वही शो करते हैं इनके पास जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, लेकिन सारे ट्रांजिशन मेटल कलर शो करे ऐसा जरूरी नहीं। कलर शो करने के लिए dd ट्रांजिशन होना चाहिए। डिटेल डिस्कस करेंगे dd ट्रांजिशन क्या होता है। फिलहाल ये स्कैंडियम हमारे पास होगा, क्योंकि स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +3 होती है, और +3 होने की वजह से इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारे पास ट्रांजिशन जो है क्या बोलते हैं, मतलब कलर शो करते हैं। और इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शन केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो आंसर होने वाला है ट्रांजिशन मेटल जो है डज नॉट फॉर्म, एक ही आंसर है वो है हमारा थर्ड वाला जो है किससे मैच करेगा, इसे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि ऑप्शन क्योंकि काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने सब डिटेल में बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमको बताना कौन सा सही है। सारे ऑप्शन में जो है कटाक्ष दिया जाएगा, देखते हैं एक एक करके। लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 और अ फ्रैक्शन। गलत जवाब। मॉलिक्यूलरिटी जो है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 होती नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी होता क्या, पहले इसको डिस्कशन करना होगा। देखिए, लेट अस सपोज कि हमने एक रिएक्शन लिया N2 + Tri2 गिव्स ट्राइजेनेसिटी ना। ये हमने एक रिएक्शन लिखी है जो कि एक अपने आप में रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हालांकि इसमें Fe एज अ कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम जो होता है कैटलिस्ट जो है एक्सिबिटर होता है, तो वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन लिखी गई है इसमें जो 3 लिखा है और इसमें 1 लिखा है, एक लिखा नहीं जाता है, एक होता है, ये जो है मॉलिक्यूलरिटी होती है। और कभी बता दें मॉलिक्यूलरिटी 0 हो ही नहीं सकती। मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलरिटी होने का मतलब ये है कि रिएक्टिंग स्पीशीज है ही नहीं। तो भैया जब रिएक्टिंग स्पीशीज ही नहीं होगा तो रिएक्शन किससे कराओगे, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ऑर्डर जो है हो सकता है 0।
ऑर्डर अगर बोलता तो सही हो जाता, ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी की कोई मीनिंग नहीं होती कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यानी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उनके लिए मॉलिक्युलरिटी की जो है डेफिनेशन होती है। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी हम लोग उन्हीं के लिए डिफाइन करते हैं जिनमें रिएक्टिंग स्पीड 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 3 रिएक्टिंग स्पीसीज होने चाहिए। 3 से ज़्यादा अगर रिएक्टिंग स्पीसीज हैं तो उसमें हम लोग मॉलिक्युलरिटी की उसके लिए कोई मीनिंग नहीं होगी, वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी दोनों ऑप्शन हम देख लेते हैं कि आगे कौन सा होना चाहिए। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, गलत बोला है कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एक जो है थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल तो ऑर्डर के हिसाब से होती है ना, ऑर्डर होता तो सही होता है, नहीं गलत हो गया। अब एक रिएक्शन विद द मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट, बोला है कि 3 के हिसाब से मैंने बताया था कि 3 वाली जो होती है वो पॉसिबल है ना, अगर 3 मॉलिक्युलरिटी है तो पॉसिबल है, रेयर नहीं बोलेंगे, 3 के बाद अगर होती है तो रेयर हो जाती है। फास्ट तो नहीं होती है, फास्ट स्लो हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ेंगे ना उतनी ज़्यादा रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज कि हमें जो है शादी में जाना है ना, तो शादी में जाना है, जैसे लेट सपोज कि हमें अकेले जाना है शादी में, तो हमें हमारा किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है तो हम अकेले जो है शादी में जा सकते हैं। लेकिन मान लो ये कि हमारे साथ एक दोस्त है जो भी जाने वाला है, भाई साहब तुम भी चलो यार, हमने कहा चलो ठीक है तुम भी चलो यार, एक साथ 2 गए, तो 2 लोग जो है शादी में जाएंगे। लेकिन अभी क्या कि हमारे साथ वो हो तो गया, लेकिन समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाती है कि वो तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। जैसे लड़कियों को वो टाइम लगता है तैयार होने में, है ना, एक जो है शादी में जाने के लिए 1 घंटे मेकअप करती है, उसी तरीके जो है भाई साहब अगर मेकअप करने लगे तो टाइम लगेगा, कुल ना टाइम कंज्यूम होने लगा। इसका मतलब ये है कि हमारी रिएक्शन स्लो हो रही है। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है शादी में जाना है, खाना पीना खाना है ना, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा 2 लोग क्या करते हैं, 3 जगह 3 लोगों का तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। तो 2 ही लोगों में परेशानी है, 3 लोगों में और ज़्यादा है, फिर रिएक्शन फास्ट हो रही है, रिएक्शन स्लो हो रही है ना। खाने पीने का जो मतलब जो उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट है, वो तो धीमे हो जाएगी हमारी, जितने लोग उतनी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फास्ट ना होगा स्लो हो जाएगी, यानी ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो केवल सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि हमें डिस्कस करना होगा। अगला बोला है जो द फॉलोइंग सॉल्वेंट, इसमें कौन सा सॉल्वेंट है, सारे सॉल्वेंट दे रखे हैं हमको, बताना है कि ये सॉल्युबल होगा। एमाइंस जो होती है ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है लेकिन सॉल्युबल है। एसीटोन, ईथर, ब्रोमीन वाटर, ये सब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकली होती है, जो कि डायरेक्ट रखना होता है, उसको रखना ही पड़ेगा कि वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड है जो कि सॉल्ट है अपने आप में, और ये सॉल्ट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent। अच्छा, Lucas reagent हम लोग पता होना चाहिए। बेसिकली Lucas reagent जो होता है वो हमारे पास जो है कंसंट्रेटेड जो है HCl और एनहाइड्रस जो है ZnCl2, इसको Lucas reagent बोलते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, इसको Lucas टेस्ट भी बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो Lucas टेस्ट होता है वो 1 डिग्री जो है जो एल्कोहल होता है हमारे पास, वो Lucas टेस्ट नहीं देता है, 2 डिग्री जो है दे देता है। आई थिंक 4 to 5 मिनट में जो है ये Lucas टेस्ट कंप्लीट हो जाता है अगर 2 डिग्री एल्कोहल की तरफ बढ़े। और 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में बहुत जल्दी हो जाता है, 4 to 5 सेकंड जो है रिएक्शन हो जाती है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि इसमें बोला है कि 2-phenyl ethanol पर बनाना पड़ेगा। तो ethanol होता क्या है, तो यहाँ पर बता रहा है एथेनॉल, पता है आप लोगों को, तो पता तो होगा ही ना, केमिस्ट्री पढ़ा तो एथेनॉल को पता ही होगा। एथेनॉल फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। अब CH3CH2OH ना हो गया हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है ना कि 2-phenyl, अच्छा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2-phenyl हो गया और एथेनॉल हो गया, इस तरीके से हम लोग बोल लेंगे। लेकिन ये हमें पता है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल हमने बताया कि ये Lucas टेस्ट नहीं देता है, कोई भी टर्बिडिटी नहीं है। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसमें कुछ बेहतरीन मतलब कुछ नया निकल के आया है ना, कुछ होता है, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं ना, फ्लोरेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो खैर नो टर्बिडिटी विल बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन पे आपको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन सही होंगे, जाहिर सी बात है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व इन 5 मिनट्स अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यही आंसर हमारे पास आइए, कोई भी टर्बिडिटी जो है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी यही ऑप्शन सही हो पाएगा, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, एकदम सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है उसको जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है वो 1.5 मोलर दे रखा है। और 120 मिनट सेकंड बाद क्या होता है, नहीं आफ्टर 120 सेकंड जो कंसंट्रेशन हो जा रही है सब्सटेंस ए की वो 0.75 हो जा रही है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि A0 हमारे पास 1.5 दे रखा है,
और 80 जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 0.75। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना। A0 है 80 है। क्वेश्चन बोला है कि रेट कांस्टेंट हम लोग को बताना है और रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है और बाकी आपको बताना है कि चूंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है AT = A0 - AT। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग को K निकालना है तो KT इधर आ जाएगा, KT = हो जाएगा A0 - AT और जो है K जो हो जाएगा वो हो जाएगा A0 - AT अपॉन T है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो K = A0 की वैल्यू दे रखी है 1.5 - 2.75 अपॉन 120। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 + 0.75 हो जाएगा अपॉन 120। इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.00625। लेकिन समझने वाली बात ये कि 0.00625 यहाँ भी है, यहाँ भी है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट जो होगी वो मोल लीटर पर सेकंड इनवर्स होगी। पेपर में यूनिट भी आती है तो ध्यान रखना चाहिए कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसकी जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यही जो कि जिसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, इसकी यूनिट मोल लीटर पर सेकंड इनवर्स होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स होती है। एक्चुअली में इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसी को रफ कर दे रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का डिराइव होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं K = मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ये एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे n जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब n की जो भी वैल्यू अपलोड करेंगे तो उसी हिसाब से इसकी यूनिट आ जाएगी। जीरो रखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या टाइम सेकंड में भी हो सकता है, आवर में हो सकता है और ईयर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर जो इसका होने वाला है वो यही होने वाला है 0.00625। तो ये हमने जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।